हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। रस्ट प्रोग्रामिंग सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने VS कोड में अपना पहला रस्ट प्रोग्राम बनाया था एंड उसे सक्सेसफुली रन भी किया था। इसके साथ जो उसका इंटरनल फ्लो था, इंटरनली वो कैसे काम करता है, ये भी समझा था। अब आज से हम रस्ट के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। अब अगर आपने पहले C++, जावा, पाइथन या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले यही समझाया जाता है कि वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने वाला हूँ। तो समझते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं। मतलब जैसे ये पूरी मेमोरी है, आपकी रैम है, एंड इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर 4 GB रैम है तो 4 GB डेटा स्टोर कर सकते हो, 8 GB रैम है तो 8 GB डेटा स्टोर कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हो। अब आपको अपने डेटा के लिए कितनी जगह चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह का है। मतलब काफ़ी तरह का डेटा होता है, लाइक आप कोई नंबर स्टोर करना चाह रहे हो, या कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाह रहे हो, टेक्स्ट स्टोर करना चाह रहे हो, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना चाह रहे हो जिसके बीच में डेसिमल पॉइंट लगा होता है। तो आप किस तरह का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, ट्रू फॉल्स स्टोर करना चाह रहे हो, तो उस तरह का यहाँ पर मेमोरी कंजप्शन होता है। ठीक है। अब इंटरनली यहाँ पर क्या होता है, हर मेमोरी ब्लॉक का एक नंबर होता है। जैसे 110131 एक मेमोरी का नंबर हो गया, 110232 इस तरह से दूसरा कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो उस मेमोरी का लोकेशन है। तो इस तरह से लोकेशन होता है, उस लोकेशन का एक नंबर होता है। बट आप वो नंबर याद नहीं रख सकते। ठीक है। तो नंबर याद नहीं रख पाने की वजह से आपको उस लोकेशन का एक नाम दिया जाता है। मतलब जो भी आप नाम सेट कर दोगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ 21, एंड इसका मेमोरी लोकेशन है 2101223321, इस तरह का एक नंबर है। तो आप इस इतने बड़े नंबर को याद नहीं रख पाओगे। तो इस वजह से इस नंबर को याद रखने के लिए आपको इसे एक नाम देना पड़ेगा। तो इसे नाम दे दीजिए, नम करके इसका नाम है, ठीक है, या इसका नाम A कर दीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो ये जो आप नाम दे रहे हो ये क्या है, वेरिएबल का नाम है। तो ये वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल इस जगह का नाम है। मतलब जैसे आप जहाँ रहते हो उसे बोलते हैं घर, उसी तरह से डेटा जहाँ स्टोर होता है, डेटा जहाँ पे रखा जाता है उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इन वेरिएबल का नाम देना क्यों जरूरी है, मतलब हमें नाम याद रखना क्यों जरूरी है। तो आप इस तरह से बता सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि हमें डेटा को कई बार यूज करना होता है या मैनिपुलेट करना होता है, अपडेट करना होता है, या अपडेट ना करके उसको सेम तरीके से यूज करना है। जैसे आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है तो आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है। इस तरह से बहुत सारा यूज होता है, डेटा का ही तो यूज होता है प्रोग्राम में। तो आपको बताना पड़ता है कि वो डेटा, मतलब जिसको आप यूज करना चाह रहे हो, वो वैल्यू नहीं आपको देनी होती है, आपको देना होता है कि वो स्टोर कहाँ पे है। तो अगर आप वेरिएबल नहीं देते हो तो आपको फिर लिखना पड़ेगा 10200003, जहाँ पर भी वो स्टोर है उस लोकेशन का नाम। बट लोकेशन आप याद रखोगे नहीं, तो आपको बताना होता है कि उस वेरिएबल का नाम क्या है जिसका आप डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ना कि एक्चुअल डेटा। ठीक है। यही रीजन है कि हमें हर जगह पर किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल नेम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ रखी है, कुछ डेटा है। मान लीजिए आपने उस बॉक्स में एक पेन रख रखा है और बॉक्स के ऊपर आपने एक चिट लगा रखी है कि इस बॉक्स का नाम ये है। तो वेरिएबल भी सेम इसी तरह से काम करता है। मतलब वेरिएबल इस बॉक्स के ऊपर चिट की तरह होता है। मतलब उस चिट की वजह से हमें पता रहता है कि अगर ये चिट इस बॉक्स में है तो इसमें जो स्टोर डेटा होगा वो इसी के अंदर होगा। तो जब भी हमें किसी को बताना होता है कि वो डेटा कहाँ पर है तो हम उस चिट का नाम बता देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी काम होता है। यहाँ पर भी हम वेरिएबल नेम बताते हैं, जहाँ पर भी हमें उस डेटा को एक्सेस कराना होता है, उस डेटा का यूज करना होता है, तो हम डायरेक्ट उस डेटा का यूज नहीं करते, हम उस लोकेशन का यूज करते हैं जहाँ पर वो डेटा स्टोर होता है। ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको लिखते कैसे, मतलब वेरिएबल होता क्या, ये तो समझ में आ गया, बट
इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में एंड यहाँ पर अभी प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। बट आप ऐसे समझिए कि जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको उसमें मल्टीपल वेज मिलते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। मतलब अगर आपको इंटीजर डिक्लेयर करना है एंड अगर मैं जावा की बात करूं तो आप वहां पर लिखते हो इंट एज इक्वल टू 25 एंड अगर आपको बुलियन वैल्यू लिखनी है, मतलब कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू देनी है, तो उसके लिए बुलियन कीवर्ड का यूज करते हो। अगर आपको स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक तरीका है। यहाँ पर आप लिखोगे लेट एज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं जो मैंने अभी नहीं बताई आपको, बट इनको अभी छोड़िए। अभी ये देखिए कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है। तो ये जो मैंने एज नेम दिया है यही है वेरिएबल नेम, मतलब यही है किसी लोकेशन का नाम। मतलब लोकेशन का नाम अगर होगा 230126 इस तरह से अगर कुछ बड़ा नंबर है लोकेशन का नाम तो उसको आप याद नहीं रख पाओगे। बट ये जो एज है, एज वर्ड याद रख सकते हो। मतलब आपको पता है कि जो मैंने 25 स्टोर किया है उस लोकेशन का नाम एज है, तो यही है वेरिएबल, ठीक है। अब रस्ट वेरिएबल के कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर रस्ट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब अगर एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी किसी वेरिएबल में, मतलब यहाँ इक्वल टू 25 अगर आप लिख रहे हो तो इक्वल टू 25 लिखना ही असाइन करना होता है। तो अगर एक बार आप यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हो तो फिर आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये इम्यूटेबल बन गया। मतलब अगर आप सोचो कि इस प्रोग्राम में हम एज की वैल्यू बाद में चेंज कर देंगे, अभी 25 है, देन बाद में 30 कर देंगे रन टाइम पर या अभी असाइन करके, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक बार ही असाइन हो सकती है। अगर आप दोबारा ट्राई करने का इधर सोचोगे या दोबारा ट्राई करोगे तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केवल हम इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, मतलब इसी तरह से एक बार असाइन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको रन टाइम पर भी असाइन किया जा सकता है। मतलब अगर अभी आप ये असाइनमेंट नहीं करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही है। एंड अब अगर आप इसको रन टाइम पर वैल्यू देना चाहते हो, मतलब अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि जब प्रोग्राम रन होगा तो कंडीशन के बेस पर यहाँ पर वैल्यू आए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप लिखते हो यहाँ पर लेट इज बर्थडे इक्वल टू ट्रू, ठीक है। देन आप कंडीशन लगा देते हो इफ इज बर्थडे, इसमें एज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इस तरह से आप रन टाइम पर वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हो। एंड ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, आप किसी भी प्रोग्राम में इस तरह से कर सकते हो। मतलब कंडीशन के अंदर अगर आप चाहते हो कि कंडीशन के बेस पर वेरिएबल का वैल्यू असाइन हो तो इस तरह से करना बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो अभी ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर वेरिएबल कि इसमें ये वैल्यू कैसे असाइन होती है। मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट असाइन कर सकते हो या फिर प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी असाइन कर सकते हो, बट ये सिर्फ एक ही बार असाइन हो सकती है। मतलब अगर रन टाइम पर भी असाइन हो रही है ना तो सिर्फ एक बार असाइन हो रही है। अब अगर आप चाहोगे कहीं दोबारा असाइन कर दें इसको एंड आप चाह रहे हो कि 25 अभी है एंड अब इसको करना है 30, तो ऐसा नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ एक बार असाइन होगी। इसके बाद अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो एंड उसकी वैल्यू चेंज मिलती है कंपाइलर को तो वो एरर दे देगा। अब रस्ट इस तरह से बिहेव क्यों करता है, तो इसके पीछे जो रस्ट डेवलपर है, मतलब जिसने रस्ट को बनाया, रस्ट मेकर है, उनने रस्ट में ज़्यादातर इसी तरह के रूल रेगुलेशन बनाए हैं, इसी तरह के फीचर्स बनाए हैं कि आप उसमें कम से कम चेंजेस कर सको, मतलब कम से कम उसमें बग आए। मतलब जब डेवलपर कुछ टाइप करता है तो ह्यूमन एरर कम से कम हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बार बार एक वेरिएबल पर काम कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, तो कई बार कुछ एरर्स आने लग जाती हैं। मतलब हम कुछ उसमें मिस्टेक कर देते हैं और एरर आने लग जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये पॉसिबिलिटी कम हो, इस वजह से जो रस्ट के डिजाइनर थे उनने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं रस्ट में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका,
एक तो हो गया इम्यूटेबल, रस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होता है, बट ऐसा नहीं है कि इसको म्यूटेबल नहीं बनाया जा सकता। इसको म्यूटेबल बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ म्यूट कीवर्ड। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को यहाँ से हटा दूँ, ये अभी नहीं चाहिए, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ वेरिएबल को देख रहे हैं। तो अब ये इम्यूटेबल है, ठीक है, लेकिन इसको म्यूट बनाना है अगर, तो यहाँ पर आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा म्यूट, और ये बन गया आपका म्यूटेबल, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू असाइन कर सकते हो। मैं इक्वल टू 25 करता हूँ, तो ये बिल्कुल सही है, 25 हो गया। एंड अगर आप इसको इम्यूटेबल की तरह रन टाइम पर वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो तो रन टाइम पर भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस वेरिएबल को म्यूट रखना चाहिए एंड किस वेरिएबल को इम्यूटेबल रखना चाहिए। तो देखो, जो रियल इंडस्ट्री में अप्रोच यूज होती है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पर ज़्यादातर जो वेरिएबल होते हैं उनको इम्यूटेबल ही रखा जाता है, मतलब अननेसेसरी वेरिएबल को म्यूट नहीं करते हैं। एंड जब हमें ये पता होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, आगे अपडेट होगी, तब हम उसको म्यूट करते हैं। केवल उन्हीं वेरिएबल को हम म्यूट करते हैं जिनकी आगे वैल्यू चेंज होनी होती है। बाकी सारे वेरिएबल को हमें इम्यूटेबल बनाना होता है, ठीक है। अब इसमें म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के अलावा एक तीसरा भी कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। एंड कॉन्स्टेंट ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका वैल्यू पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सेम चीज़ मैंने इम्यूटेबल के टाइम पर भी बताई थी कि इम्यूटेबल में अगर आप एक बार वैल्यू असाइन कर देते हो तो फिर वो पूरे एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं हो सकती है। एक बार असाइन जो भी हो गई तो हो गई। एंड सेम चीज़ कॉन्स्टेंट्स में भी मैं बता रहा हूँ कि एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद कभी भी ये वैल्यू कांस्टेंट की चेंज नहीं होती। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, दोनों में बहुत छोटा सा फ़र्क है। अगर आप इम्यूटेबल वेरिएबल का यूज कर रहे हो तो इम्यूटेबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू असाइन करो, आप डिक्लेयर पहले कर दो एंड वैल्यू रन टाइम पर भी की जा सकती है, मतलब वैल्यू असाइन रन टाइम पर भी की जा सकती है। बट कॉन्स्टेंट्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टेंट्स में रन टाइम पर वैल्यू असाइन नहीं होती, इसको बताना पड़ता है डिक्लेरेशन के टाइम पर ही। मतलब जब आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हो तब भी आपको वैल्यू देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बाद में रन टाइम पर इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कंपाइल टाइम इवोल्यूशन। अब ये क्या होता है, इसके लिए पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कांस्टेंट डिक्लेयर कैसे होता है। तो ये लेट करके जो हम लिखते हैं, इससे तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, बट कांस्टेंट के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है कॉन्स्ट, देन वेरिएबल का नेम। तो हम इधर पाई की वैल्यू असाइन कर देते हैं। देन कांस्टेंट में आपको बताना होता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल, मतलब अगर आप सीधा सीधा किसी कोड एडिटर में लिख देते हो, मतलब इधर तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, बट अगर दूसरे आप कोड एडिटर का यूज कर रहे हो एंड उधर आप डायरेक्ट पी आई इक्वल टू पाई की वैल्यू दे देते हो तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर रूल क्या है, पी आई के बाद आपको बताना होता है इसका डेटा टाइप। तो इसमें डेटा टाइप बताने के लिए आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा कॉलन, देन F64 या 32 जो भी आप बाइट देना चाहो वो दे दीजिए, देन इक्वल टू, देन वैल्यू देनी है। तो पाई की वैल्यू है 3.14159, ठीक है। अब मैं अभी बता रहा था कि कंपाइल टाइम एवोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, जब आप इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पर ही एवोल्यूट कर देता है। मतलब जिधर भी आप पी आई यूज करोगे, कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही ये वैल्यू उधर रख देगा। तो अगर कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही ये एवोल्यूट कर रहा है तो आप रन टाइम पर कैसे कर सकते हो? आपको कंपाइल टाइम पर ही इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी ना, तभी तो कंपाइलर इसकी वैल्यू जिधर भी आप पी आई यूज करोगे वहां फिक्स करेगा। तो कंपाइल टाइम एवोल्यूशन की वजह से ही आपको डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इसको असाइन करना पड़ता है, मतलब इसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इसी तरह से इसका रन टाइम पर असाइन ना कर पाने का दूसरा रीजन है इसका कोई मेमोरी एड्रेस नहीं होता। मतलब जैसे आप दूसरे वेरिएबल म्यूटेबल या इम्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पर जो आप नाम देते हो, मतलब अभी हमने जो एज नेम लिया था तो वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पर 25 स्टोर हो रहा था। बट यहाँ पर जो पी आई है
ये कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है। इसका मतलब जो ये 3.14159 है ये किसी मेमोरी में स्टोर ही नहीं होगा। अब आप सोचोगे अगर मेमोरी में स्टोर नहीं होगा तो फिर इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखो कंपाइलर क्या करता है, इसको कंपाइल टाइम पर ही बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। एंड एक बार अगर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो रन टाइम पर भी तो क्या हो रहा है, बाइनरी में ही तो चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब अगर रन टाइम पर आप वैल्यू देते हो तो बाइनरी में ही तो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर कंपाइल टाइम पर ही इसको बाइनरी में चेंज कर दिया जा रहा है। तो फिर इसको आप चेंज कैसे कर पाओगे। एंड दूसरी चीज़, अगर इसको कंपाइल टाइम पर ही बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड अगर आप सोचो कि रन टाइम पर मैं वैल्यू दूं तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि इसको एक वैल्यू चाहिए जिसको ये बाइनरी में कन्वर्ट कर पाए। मतलब अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम रन टाइम पर क्यों नहीं दे सकते। अब इसको डिक्लेयर करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कांस्टेंट्स वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो इधर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही आपको डेटा टाइप भी एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ कॉलन देन डेटा टाइप, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल के नेम को सेपरेट करने के लिए एक सिंबल है कॉलन का यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये वेरिएबल है एंड ये डेटा टाइप है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ जो कि डेवलपर के लिए रिकमेंडेड है कि जब भी आप कांस्टेंट का नाम दोगे, मतलब वेरिएबल का नाम दोगे, तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर जो PI दिया है मैंने, पाई नाम दिया है, ये कैपिटल लेटर में है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हम हर तरह के वेरिएबल के लिए, मतलब मैं अगर फिर से आपको उसी एज वेरिएबल का एग्जांपल दूं, लेट एज इक्वल टू 25, तो इधर आप सोचोगे कि हम हर तरह के वेरिएबल के लिए लेट का यूज कर रहे हैं। मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जा रहा है, बट किसी किसी एडिटर में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अगर इसको आप रिमूव करते हो तब भी ये आपका चलेगा, मतलब तब भी कोई भी कंपाइल टाइम या रन टाइम इशू नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़्यादातर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया जाता है कि रस्ट को कैसे पता चलता है कि आप किस तरह के डेटा टाइप का यूज कर रहे हो, मतलब किस तरह का डेटा है आप जो भी असाइन कर रहे हो वेरिएबल में। तो देखो, रस्ट कंपाइलर इतना पावरफुल एंड इंटेलिजेंट है कि वो डेटा को देख के ये समझ जाता है कि इसका टाइप क्या है। मतलब इधर आपने 25 दिया है तो ये समझ गया कि ये इंटीजर वैल्यू है, एंड अगर कोई डेसिमल वैल्यू होती, इसमें कोई पॉइंट आप लगा देते, 2.5 कर देते, तो वो समझ जाता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसी तरह से अगर आप ट्रू फॉल्स देते तो वो समझ जाता है कि ये बुलियन है। तो रस्ट कंपाइलर आपकी वैल्यू को देख के ऑटोमेटिक समझ जाता है कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, एंड इसी टेक्निक को बोलते हैं टाइप इन्फेरेंस। मतलब कंपाइलर की इसी कैपेबिलिटी को, इसी टेक्निक को टाइप इन्फेरेंस बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशन होती है कंपाइलर की। मतलब हर जगह कंपाइलर गैस नहीं कर सकता कि आप जो डेटा दे रहे हो, जो भी वैल्यू दे रहे हो, उसका टाइप क्या होगा। लाइक अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो, मैं यहाँ पर अगर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ fn function1, एंड इसमें कुछ आपको पैरामीटर देने हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको वैल्यू देनी है कुछ। तो इस केस में रस्ट को नहीं पता चलेगा कि आप किस टाइप का वैल्यू दे रहे हो। मतलब पैरामीटर वेरिएबल में रस्ट गैस नहीं कर पाता है कि जो आप डेटा दे रहे हो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली बताना होता है कि टाइप क्या है। मतलब जैसे आपने यहाँ पर i32 या कॉन्स्ट के केस में तो देना ही पड़ता है, वो तो अलग केस हो गया, बट मैं यहाँ पर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप एक्सप्लिसिटली देते हो किसी भी वेरिएबल में, तो इसका मतलब है कि आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो। अब कोड एडिटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे रहा है, तो ये अच्छी बात है, बट बहुत सारे कोड एडिटर नहीं देते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली। तो आपको फंक्शन पैरामीटर में एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप बताना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, एंड इसी एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को बताना टाइप एनोटेशन होता है रस्ट में। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टाइप एनोटेशन क्या है, तो एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को बताना, मतलब कहीं पर भी वेरिएबल के बाद अगर आप इस तरह का लिखते हो तो इसको बोलते हैं टाइप एनोटेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लाइक म्यूटेबल, इम्यूटेबल वेरिएबल क्या होता है, एंड कांस्टेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनली कैसे काम होता है,
एंड अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आज के इस लेक्चर को लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, लाइक वेरिएबल शैडो क्या होता है, कैसे काम करता है इंटरनली, तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।